मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। इससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण अंचलों में आवागमन बाधित हो गया है। आवागमन बाधित होने से छात्र छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। हरदा जिले की रहट गांव तहसील में उफनती नदी को पार कर स्कूल जाते बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से छात्राओं को अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ रहा है। दरअसल हरदा जिले के वनांचल में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और थोड़ी ही बारिश से नदियां उफान पर आ जाती हैं, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है। वहीं छात्राओं और ग्रामीणों को उफनती नदी से गुजरकर नदी पार करनी पड़ती है, जिससे कभी भी बड़े हादसे होने की संभावना बनी रहती है। मामला संज्ञान में आने के बाद प्रशासन बैरिकेडिंग करवाकर निगरानी करवाने की बात कर रहा है। ग्रामीणों को भी हम समझाइश दे रहे हैं कि अधिक वर्षा होने के कारण यदि रपटे पे पानी होता है, खासतौर से महिलाएं और बच्चे उसको पुल को क्रॉस ना करें, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति या कोई घटना घटित ना हो। इसके साथ साथ वहां पर वन विभाग के माध्यम से हम बैरिकेडिंग भी कराया जा रहा है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से हम निपट सकें। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव से बाहर जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि यहां बने रपटे पर ना तो रेलिंग है और ना ही किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था। उन्होंने कहा कि पुल बनाने के लिए भी कई बार आवेदन किया गया, मगर प्रशासन ने अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व कोयला सचिव एससी गुप्ता और संयुक्त सचिव केएस क्रोफा, ग्रेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नागपुर और उसके निदेशक मुकेश गुप्ता को महाराष्ट्र में लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक के आवंटन से संबंधित एक मामले में दोषी करार दिया है। फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने कहा कि ऊपर दिए गए रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत बताते हैं कि ग्रेस इंडस्ट्री लिमिटेड मुकेश गुप्ता, एचसी गुप्ता और केएस क्रोफा के बीच ग्रेस इंडस्ट्री के पक्ष में लोहारा ईस्ट कोल ब्लॉक के आवंटन की सिफारिश हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश थी। दरअसल 3.5 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित कोयला ब्लॉक और लगभग 57 मिलियन टन के भूवर्गीय भंडार का अनुमान था। मुरली इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ ग्रेस इंडस्ट्री को संयुक्त रूप से आवंटित किया गया था। सीबीआई के बयान के अनुसार जांच के दौरान यह पता चला था कि ग्रेस इंडस्ट्री ने शुद्ध मूल क्षमता, उपकरणों और खरीद की स्थिति के बारे में गलत जानकारी के आधार पर कोयला ब्लॉक में 16.14 मिलियन टन कोयला भंडार का आवंटन हासिल किया था। इसके साथ ही सीबीआई ने कहा कि 2005 और 2011 के बीच आरोपियों ने आपराधिक साजिश रची और कोयला मंत्रालय को धोखा दिया। आरोपियों ने कुल संपत्ति, क्षमता, उपकरण और खरीद की स्थिति तथा संयंत्र की स्थापना के बारे में गलत जानकारी देकर ग्रेस इंडस्ट्री लिमिटेड के पक्ष में कोल ब्लॉक आवंटित करने के लिए केंद्र और कोयला मंत्रालय को प्रेरित किया। जांच एजेंसी ने कहा कि कंपनी ने अपने आवेदन में दावा किया था कि उसका कुल नेटवर्थ 120 करोड़ रुपए है, जबकि हकीकत में उसकी कुल कीमत 3.3 करोड़ रुपए थी। बता दें कि कोयला घोटाले में दोष सिद्धि का ये 11वां मामला है। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज 4 अगस्त को दोषियों की सजा का ऐलान करेंगे। यूपी में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ये दर्दनाक हादसा बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र के नरैनी रोड के सामने हुआ है, जहां सवारियों से भरा एक टेम्पो बांदा से नरैनी की तरफ जा रहा था। इसी दौरान सामने से तेज रफ्तार आती हुई इनोवा कार ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि इनोवा का चालक शराब के नशे में था और सामने से आ रही सवारियों से भरी टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो के परखच्चे उड़ गए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची। एक्सीडेंट के बाद शव सड़क पर दूर तक बिखरे मिले। नरैनी रोड पर एक ऑटो जा रहा था और दूसरी तरफ से आते हुए तेज स्पीड में एक इनोवा गाड़ी आई और उसने एकदम से इनमें टक्कर मार दिया था और इस वजह से इसमें कुछ लोग की डेथ हो गई है, कुछ लोग अभी घायल हैं। इनमें अभी तक जो हम लोग के पास फिगर आ रही है कि 5 लोग की डेथ हुई है और 5 लोगों का इलाज चल रहा है। तत्काल हम लोग यहाँ पर मौके पर सभी अधिकारीगण पहुँच गए और चूँकि हमारी लगातार इस सड़क पर पेट्रोलिंग भी हो रही थी, इसलिए हम लोग तुरंत यहाँ पर बुलाकर लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में भिजवा दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल हालत में मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर उच्च अधिकारियों समेत भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। मृतक नरैनी क्षेत्र के मुरवा, हुसैनपुर और पास के गांव के बताए जा रहे हैं। मामले की जानकारी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए सभी घायलों को बेहतर इलाज देने के आदेश दिए हैं।
जालौन के नदी गांव विकासखंड की पंचायत जुगराजपुरा का स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है। बारिश के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट स्कूल में पानी भर गया है, जिससे स्कूल के छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गांव में पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से नालियों का पूरा पानी स्कूल में ही जमा हो रहा है और छात्र पानी से होकर स्कूल जाने को मजबूर है। जल भर गया है, इसके वजह से निकल नहीं पाते हैं। बहुत प्रॉब्लम से आते हैं हम लोग, बहुत दिक्कत होती है यहाँ से। हम लोग कई बार गिर भी चुके हैं वहाँ पे। स्कूल में 1 से 8वीं तक के छात्र और छात्राएं पढ़ने आते हैं, लेकिन जल भराव की वजह से छात्रों की पढ़ाई को काफी नुकसान हो रहा है। बच्चे गंदे पानी में होकर स्कूल आने को मजबूर हैं। स्कूल में भरा पानी बीमारियों को भी न्योता दे रहा है। ये हर बारिश के मौसम में इसी तरह से जल भराव हो जाता है। यहाँ कोई पानी का निकास नहीं है। जो सीसी बनी है, दरअसल उसके किनारे कोई ड्रेनेज जाना चाहिए था, जो सीधे गांव के बाहर नाले में मिलता, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हमने इसकी कई बार मौखिक रूप से उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की है। यहाँ एक बार मैडम भी आई थी, डीडीओ, उनको भी लिखित में हम लोगों ने दिया था, तो उसके बाद भी स्थिति जैसी थी वैसी ही है। ग्रामीणों की माने तो पानी निकासी न होने की समस्या सालों से है। हर बार अधिकारी और नेता समस्या के समाधान का वादा करते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते। हर साल गांव में ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। उत्तराखंड में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। हरिद्वार, चमोली, जोशीमठ, उत्तरकाशी समेत राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश जारी है। मौसम विभाग ने राज्य में 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऊपरी इलाकों में लोग परेशान हैं। बारिश के बाद भूस्खलन लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। हरिद्वार में लगातार बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ रही हैं। लक्सर और हरिद्वार में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं, लेकिन ऊपरी इलाकों में बारिश की वजह से भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। वहीं चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ में रुक गया है, जिसके बाद करीब 2000 से ज्यादा यात्री फंसे हैं। एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। भारी बारिश के चलते लामबगड़ नाला और खचड़ा नाला बंद है। टीम ने 50 लोगों का रेस्क्यू कर नाले से पार कराया है। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से राजमार्ग और ग्रामीण सड़कें बाधित हो गई हैं। कई गाँव का संपर्क शहर से टूट गया है। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तरकाशी के अलावा जोशीमठ का भी यही हाल है। तेज बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, पागल नाला, टंगड़ी, बेलाकुची, टंगड़ी समेत पानी अनीमच के पास रुक गया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे हालात अभी सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो 4 दिन से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती था। यासीन मलिक को अब फिर तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। महानिदेशक कारागार संदीप गोयल ने IANS को बताया कि मलिक को वापस तिहाड़ लाया गया है। अपने सेल में लौटने के बाद मलिक ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया है और अभी भी खाना नहीं खा रहा है। 22 जुलाई से तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर बैठे यासीन मलिक की 26 जुलाई को तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे सर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जेल अधिकारियों के मुताबिक प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुखिया को ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव को देखते हुए अस्पताल ले जाया गया था। दिल्ली की तिहाड़ जेल की सेल नंबर 7 में बंद यासीन मलिक अभी भी भूख हड़ताल पर है। अलगाववादी नेता यासीन मलिक उन एजेंसियों के खिलाफ विरोध कर रहा है जो उनके मामलों की जांच कर रही है। यासीन मलिक का कहना है कि जो उसका मामला विचाराधीन है उस पर सही से जांच नहीं हो रही है, इसलिए उसने भूख हड़ताल शुरू की थी। यासीन मलिक को इसी साल 25 मई को NIA कोर्ट ने टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। मलिक को UAPA और IPC की अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है। यासीन मलिक को भारत के खिलाफ जंग छेड़ने और आतंकियों के लिए फंड जुटाने का दोषी पाया गया था। कोर्ट ने 19 मई को सुनवाई के दौरान ही उसे दोषी ठहरा दिया था। सुपरटेक ट्विन टावर मामले में 23 दिन पहले सरकारी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी परेशानी रखी। इंस्टीट्यूट ने कहा कि उसे ट्विन टावर ढाने में पूरा डेटा नहीं दिया गया। आसपास की इमारतों पर ब्लास्ट के प्रभाव के बारे में जानकारी नहीं दी गई। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट ने कहा कि यह जानकारी ना सुपरटेक ने दी, ना IRP ने और ना ही तोड़फोड़ करने वाली एजेंसी
एडिफिस ने दी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी को सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CBRI रुड़की ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संरचनात्मक मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने के कारण ढाने की योजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने में असमर्थ है। सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक एडिफिस नोएडा के अधिकारियों को 5 अगस्त तक CBRI को योजना के बारे में सभी जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने CBRI, सुपरटेक एडिफिस और नोएडा के अधिकारियों को तोड़फोड़ योजना को अंतिम रूप देने के लिए 6 अगस्त को बैठक करने का निर्देश दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडिफिस और सुपरटेक को CBRI के साथ सहयोग करना चाहिए और सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। टावर में तोड़फोड़ वर्तमान में 21 अगस्त को होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों इमारतों को ढाने की समय सीमा 28 अगस्त निर्धारित की है। मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। जस्टिस डिवाइस चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने ये सुनवाई की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.